हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम तटस्थता वक्र टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हुए प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में तटस्थता वक्र की प्रॉपर्टीज़ या क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो घटती हुई होती है। जैसे जैसे उपभोक्ता एक तटस्थता वक्र पर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है। इसका मतलब है कि जब वो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना पड़ता है। प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर तटस्थता वक्र विश्लेषण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता भी होती है। यह जो नियम है यह हिग्स, एलन एवं लर्नर के द्वारा दिया गया है। तीन अर्थशास्त्री मुख्य हैं इसमें, एक तो है हिग्स, एलन और लर्नर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी कुल संतुष्टि में कमी किए बिना एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित करता है। कुल संतुष्टि में कमी किए बिना का मतलब क्या है कि वो एक ही तटस्थता वक्र पर रहता है और जैसा कि हमने देखा था कि तटस्थता वक्र के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, चाहे वो तटस्थता वक्र की जैसे कि हम कहें कि ए पॉइंट पर हो या फिर बी पॉइंट पर हो, दोनों बिंदुओं से उसे समान संतुष्टि मिलेगी। इसके किसी भी बिंदु पर उसकी संतुष्टि समान रहती है, इसीलिए इसे समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस तटस्थता वक्र पर बने रहते हुए जब उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, जैसे हम कहते हैं एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करता है, वह दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से प्रतिस्थापित करता है, तो इसकी जो दर होती है वो घटती हुई होती है, निरंतर घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण यह है कि जब तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और एक वस्तु को सपोज़ यहाँ पर एक्स वस्तु का अधिक उपभोग करता है, तो जैसे जैसे एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा वैसे वैसे एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि जो है उसकी अधिक होती जाएगी और इस तरीके से जो एक्स वस्तु से उसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है या एक्स वस्तु से जो उसे उपयोगिता मिलती है वो अपने अधिकतम तक पहुंच जाती है। इस कारण से अब x वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि उसकी पूरी हो चुकी है या x वस्तु को वो और अधिक नहीं खरीदना चाह रहा है, तो इस कारण से y वस्तु की जो मात्रा भी वो अंततः जो है कम और कम त्यागेगा। प्रोफेसर बिलास के शब्दों में हम देख सकते हैं, प्रोफेसर बिलास ने बोला कि MRS XY, MRS को हमेशा इसके नीचे जो है सबस्क्रिप्ट में x और y छोटा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर किस चीज़ की है? x और y वस्तुओं की। इसका हम पढ़ेंगे कि जब x वस्तु को y वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं तो उसकी सीमांत दर y वस्तु की वह मात्रा है जो उपभोक्ता x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए त्यागने को तत्पर रहता है, जिससे कि वह उस तटस्थता वक्र पर बना रहे। y वस्तु की वह मात्रा जो वो x वस्तु के अतिरिक्त खरीदने के लिए त्यागेगा। इसमें x वस्तु को तो एक एक इकाई से बढ़ाया जाता है, जबकि y वस्तु की त्यागने की मात्राएं जो है वो उत्तरोत्तर घटती जाती हैं, निरंतर कम होती जाती हैं। हम इस वक्र में यहाँ पर देखें OY पर हमने y वस्तु लिया है, x एक्सिस पर हमने x वस्तु लिया है और ये ही हमने तटस्थता वक्र बना दिया है। इसको हम नाम दे देते हैं IC1। तो यहाँ पर हमने दो बिंदु ले लिए हैं, एक है A बिंदु, एक है B बिंदु। A बिंदु पर बात करें तो A बिंदु से अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं देखते हैं A बिंदु पर उपभोक्ता y वस्तु की तो कितनी मात्राएं खरीद रहा है? OY1।
ओ y1 मात्रा खरीदता है और x वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहा है, ओ x3। ये उसका x और y वस्तु का उपभोग हो जाता है। जब वो A से B बिंदु पर आएगा तो तटस्थता वक्र पर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो B बिंदु पर वो y वस्तु की मात्रा तो घटा देगा। अब y वस्तु की केवल OY2 मात्रा खरीदेगा, कम हो गई है, और x वस्तु की मात्रा बढ़ाकर जो है x3 से क्या कर देगा, OX4, इसको बढ़ा देगा। तो ये जो दर होती है, जिस दर से एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करता है, यह होती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और ये दर निरंतर कम होती जाती है, निरंतर घटती जाती है। प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे y वस्तु को x वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्रतिस्थापित किया गया है, वैसे वैसे MRS XY घटता जा रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इस डायग्राम में हमने पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर है हमारा ये हमने A पॉइंट ले लिया एक, सपोज़ ये B पॉइंट है, C पॉइंट, D पॉइंट और E पॉइंट। 5 पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं IC कर्व पर, इंडिफरेंस कर्व पर। OY पर हमने Y वस्तु ले ली है, OX एक्सिस पर हमने X वस्तु ले ली है। अब A बिंदु पर अगर देखें, उपभोक्ता अगर A बिंदु से B बिंदु पर आता है तो इस कारण उसे Y वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ रही है और X वस्तु की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। वैसे ही B से C बिंदु पर आएगा तो Y वस्तु की मात्रा और कम करेगा, नीचे की तरफ आ रहा है, और X वस्तु की मात्रा और बढ़ा देगा। तो यहाँ पर जो X वस्तु के बढ़ाने की मात्रा है वो तो बराबर है, सेम है। यहाँ पर जो चेंज इन X है वो सब में बराबर होता है। लेकिन अगर हम चेंज इन Y की बात करें, चेंज इन Y सबसे पहले A से B पर जो है वो चेंज इन Y ये है हमारा, ये ज़्यादा त्यागता है। B से C पर आने पर जो है Y में त्याग कम करता है। C से D पर आएगा तो चेंज इन Y3 और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे उपभोक्ता तटस्थता वक्र पर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, X वस्तु को तो बराबर मात्रा में बढ़ा रहा है, लेकिन Y वस्तु को त्यागने की मात्रा उसकी उत्तरोत्तर कम होती जाती है, निरंतर कम होती जाती है। इसके मुख्य कारण देखते हैं कि क्या कारण है। सबसे पहला कारण है कि किसी भी एक वस्तु की मांग को संतुष्ट किया जा सकता है, और जब उसकी मांग संतुष्ट हो जाती है तो उस वस्तु को खरीदने की हमारी कोई इच्छा नहीं होती है। तो जब उपभोक्ता X वस्तु को बढ़ाता है, X वस्तु को ज़्यादा उपभोग करता है, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि पूरी हो जाती है। तो अब उस मांग के प्रति उसकी कोई तीव्रता नहीं होती, उस मांग के प्रति वो और उसको खरीदने की इच्छा नहीं रखता है। इस कारण से अब अतिरिक्त X वस्तु को खरीदने के लिए Y वस्तु की वो मात्रा कम करता जाता है, Y वस्तु को कम त्यागता है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट कारण है कि जो भी कोई भी दो वस्तुएं होती है, जैसे हमने यहाँ पर X और Y वस्तु ली, तो दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरी अच्छी तरीके से सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता इंडिविजुअल को पड़ती है। हर वस्तु अपनी अलग अलग कार्य को पूरी करता है, हर अलग अलग इच्छा को पूरा करता है। तो केवल एक वस्तु का उपभोग करने से उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, तो उसे अपने उपभोग में हर प्रकार की वस्तु चाहिए। Y वस्तु का भी उपभोग करना चाहता है, X वस्तु का भी वो उपभोग करना चाह रहा है। और जब वो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती है, और इस कारण से अब वो दूसरी वस्तु को भी उपभोग करना चाह रहा है। और तीसरा इसका कारण है कि MRS तभी घटता हुआ होता है, तभी घटेगा जब एक वस्तु की मांग में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग संतुष्टि की शक्ति को नहीं बढ़ाती है, दूसरी वस्तु से उसकी संतुष्टि नहीं बढ़ती है।
तो MRS जो है घटता हुआ हो जाता है। तो हम सिंपल शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जब एक वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा, उसको ज़्यादा उपभोग करेगा, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाएगी और संतुष्टि कम होने पर अब वो उसको खरीदने की इच्छा कम रखेगा। इस कारण से अब वो उस वस्तु को और नहीं खरीदना चाहता और इसके एवज में जिस वस्तु को वो त्याग रहा था, अब वो उस वस्तु को त्यागने की तत्परता कम करेगा, उस वस्तु को अब पहले की अपेक्षा कम त्यागेगा। तो इस कारण से जो MRS होता है, MRS XY हम इसको कहते हैं कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X कॉमोडिटी फॉर Y कॉमोडिटी, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। हिंदी में इसे कहेंगे Y वस्तु के स्थान पर X वस्तु को प्रतिस्थापित करने की सीमांत दर। ये जो है कम होती जाती है जब हम उपभोग तटस्थता वक्र पर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तटस्थता वक्र की ढाल जो होती है वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातों की ओर संकेत देती है। तटस्थता वक्र की ढाल हमने यहाँ पे दो तरीके के हमने डायग्राम्स लिए हैं। इसमें हम देखें दो प्रकार का। पहला में अगर तटस्थता वक्र जो है कम ढाल वाला है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं फ्लैट है कंपैरेटिवली, या फिर इसकी स्लोप जो है कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता Y वस्तु को प्राथमिकता देता है, Y वस्तु को ज़्यादा खरीदना चाहता है। और अगर उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र की ढाल जो है स्टीप होती है, बहुत ज़्यादा ढाल वाला होता है या सीधा खड़ा तटस्थता वक्र है, तो इससे हमें पता चलता है कि उपभोक्ता जो है X वस्तु को प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार से तटस्थता वक्र की ढाल से हमें ये पता चल जाता है कि प्रेफरेंस किस वस्तु की ओर है, X वस्तु को पसंद ज़्यादा कर रहा है या Y वस्तु को पसंद ज़्यादा करता है। अब देख लेते हैं तटस्थता वक्रों की कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली विशेषता तटस्थता वक्र की है कि तटस्थता वक्र का ढाल जो है बाईं ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर होता है। ये तो हम जैसा कि इस वक्र से देख पा रहे हैं, इस प्रकार का है, ऊपर से गिरता हुआ नीचे बाईं ओर दाईं ओर आता हुआ हो रहा है। इसकी खास बात यह है कि ये तटस्थता वक्र का ढाल जो इस तरीके से है, ये इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त हो। समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अगर वो एक वस्तु को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु कम करनी पड़ती है। अगर दोनों वस्तुओं की मात्राएं एक साथ बढ़ाएगा तो उसे समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। जबकि तटस्थता वक्र की परिभाषा क्या कहती है कि हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि ही प्राप्त होती है। इसीलिए इसका ढाल जो है इस प्रकार का होता है। इसको हम कह सकते हैं नेगेटिवली स्लोपिंग होता है या ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ये इसके हम कुछ केसेस देख लेते हैं कि अगर मान लो तटस्थता वक्र ऋणात्मक ढाल वाला ना हो तो क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ये केस देखते हैं, इस केस में तटस्थता वक्र का ढाल क्या है, पॉजिटिवली स्लोपिंग है, नीचे से ऊपर दाईं ओर जाता हुआ है, पॉजिटिव स्लोप है, धनात्मक ढाल है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त ना होकर बी बिंदु पर जो है उपभोक्ता को ए बिंदु से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, या बी जैसे जैसे ऊपर जाएगा तटस्थता वक्र में वैसे वैसे उसकी संतुष्टि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो तो ए बिंदु पर वो वाई और एक्स वस्तु दोनों ही कम उपभोग करता है, बी बिंदु पर एक्स वस्तु का उपभोग भी बढ़ रहा है और वाई वस्तु का उपभोग भी बढ़ रहा है, दोनों ही वस्तुएं उसे अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है, इसीलिए उसकी संतुष्टि भी बी बिंदु पर अधिक होगी। तो इस कारण से अगर तटस्थता वक्र इस प्रकार के ढाल का हो या नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ हो तो संतुष्टि जो है प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं रहेगी, बल्कि संतुष्टि बढ़ जाएगी। दूसरा केस होता है अगर सपोज तटस्थता वक्र का ढाल जो है क्षैतिज रेखा के रूप में हो। क्षैतिज रेखा का मतलब इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल हो, या हम कह सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष के पैरेलल हो, इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है ओ एक्स अक्ष के समांतर हो। तो क्या होगा,
ऐसी स्थिति में भी अगर हम ए और बी बिंदु की तुलना करें तो ए बिंदु पर उपभोक्ता को y की मात्रा तो OY1 है, x की मात्रा OX1 प्राप्त होती है। बी बिंदु पर अगर आते हैं तो y वस्तु की मात्रा तो समान ही है यहाँ पर, लेकिन x वस्तु की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। अर्थात बी बिंदु पर उपभोक्ता को ए बिंदु की अपेक्षा y वस्तु तो बराबर मिल रही है, लेकिन x वस्तु ज़्यादा मिलती है, पहले से ज़्यादा मिल रही है। और ऐसी स्थिति में भी जो बी बिंदु है उस पर संतुष्टि ए बिंदु से ज़्यादा होती है। तो ये इसमें भी इस उपभोक्ता को समान संतुष्टि वाला वक्र ये नहीं होगा, इसीलिए तटस्थता वक्र का ढाल इस प्रकार का भी नहीं होता है। एक तीसरा केस और हम इसमें देखते हैं, जब तटस्थता वक्र का ढाल जो है वर्टिकल हो, या हम कह सकते हैं कि जो OY एक्सिस है उसके पैरेलल अगर तटस्थता वक्र हो, उसके समांतर हो, तो क्या होगा। इसमें भी ये हमारा B बिंदु है, ये A बिंदु है। B बिंदु पर और A बिंदु पर X वस्तु की मात्रा तो बराबर है, बराबर X का उपभोग किया जाता है, लेकिन Y वस्तु की मात्रा B बिंदु पर कम है और A बिंदु पर ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे उपभोक्ता तटस्थता वक्र में ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी संतुष्टि बढ़ती जाती है, या हम कह सकते हैं A बिंदु पर B बिंदु की अपेक्षा अधिक संतुष्टि मिल रही है। तो इस प्रकार के वक्र में भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए ये भी तटस्थता वक्र का ढाल नहीं हो सकता। अतः हम कहते हैं कि तटस्थता वक्र की हमारी परिभाषा के अनुसार तटस्थता वक्र की परिभाषा तभी जस्टिफाई होगी जब इसका ढाल इस प्रकार का हो, ऊपर से नीचे दाईं ओर आता हुआ ऋणात्मक ढाल हो, तो ही तटस्थता वक्र का परिभाषा जस्टिफाई होती है और तब प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक या अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व की है कि इंडिफरेंस कर्व जो मूल बिंदु यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है उसके प्रति कॉन्वेक्स होता है। इट इज़ कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब हुआ कि ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु क्या है हमारा, ये जो O पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, क्योंकि यहाँ से ही दोनों एक्सिस Y एक्सिस और X एक्सिस जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो ये हमारा मूल बिंदु होता है। और इंडिफरेंस कर्व इस बिंदु के प्रति उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स, ये जो शेप होती है इस प्रकार की, ये होती है कॉन्वेक्स या उन्नतोदर शेप। और अगर ये शेप हो तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव या फिर नतोदर शेप। तो मूल बिंदु के प्रति कैसी शेप है इंडिफरेंस कर्व की, उन्नतोदर है, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये वाली ऐसी शेप है। इसका मेन कारण क्यों होता है, इसकी ढाल ऐसी क्यों होती है, क्योंकि सीमांत दर जो है प्रतिस्थापन की वो घटती हुई होती है। और जब उपभोक्ता x वस्तु के लिए y वस्तु को घटाता है तो y वस्तु की x वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की दर जो है घटती हुई जाती है, कम होती जाती है। इस कारण से ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कुछ स्पेशल परिस्थितियों में तटस्थता वक्र उन्नतोदर न होकर जो है भिन्न भी हो सकता है। जैसे कि स्पेशल केसेस में तटस्थता वक्र की ढाल इस प्रकार की सीधी ढाल भी हो सकती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये कब होता है, जब y और x वस्तु दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों या दोनों में कोई अंतर ना हो, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की कैटेगरी में हो। इस स्थिति में जो MRS होता है या प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो समान रहती है, ना घटती हुई है ना बढ़ती हुई है। इसी प्रकार एक दूसरा स्पेशल केस हो सकता है जब वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण पूरक हों, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं कौन सी होती है, जिनको एक साथ प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि पेन और रिफिल। तो ऐसी स्थिति में जो तटस्थता वक्र का आकृति होती है वो L शेप की होती है। L शेप की
जैसे हम देख सकते हैं IC1 जो है ये एक तटस्थता वक्र है, फिर IC2 ये दूसरा तटस्थता वक्र है। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए L शेप का होता है। ये कब होता है? जब वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री होती है या पूर्ण पूरक होती हैं। अगली प्रॉपर्टी है इसकी कि जो ऊंचा तटस्थता वक्र होता है वो ज़्यादा संतुष्टि को दिखाता है और नीचे तटस्थता वक्र कम संतुष्टि को दिखाएगा। ये भी एकदम क्लियर है क्योंकि जैसे जैसे हम तटस्थता वक्र अगर अधिक ऊपर होगा इसका मतलब हम अब x और y दोनों ही वस्तुएं पहले की अपेक्षा अधिक उपभोग कर रहे हैं, तो इस कारण से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है ऊँचे तटस्थता वक्र से। जैसे कि सपोज़ हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ये A पॉइंट है, एक पॉइंट ले लेते हैं B पॉइंट। A पॉइंट पर तटस्थता वक्र पर y वस्तु और x वस्तु की अगर OY1 और x1 मात्रा मिल रही है, तो क्योंकि B पॉइंट ऊपर है तो इसमें y वस्तु और x वस्तु दोनों की ही मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, इसीलिए अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से निचले तटस्थता वक्र पर पहले की अपेक्षा कम संतुष्टि मिलेगी क्योंकि अब कम वस्तुओं का उपभोग हो रहा है। अगली प्रॉपर्टी है कि तटस्थता वक्र की रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तटस्थता वक्र की रेखाएं जो हैं वो y और x एक्सिस के एकदम नज़दीक तक जा सकती हैं, लेकिन कभी भी ना तो एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी ना आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हम इसमें एक फिगर देखते हैं जिसमें हमने दो तटस्थता वक्र बनाए हैं एक दूसरे को काटते हुए। यहाँ पर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट और एक C पॉइंट। अब अगर हम पहले तटस्थता वक्र IC1 की बात करें तो परिभाषा के अनुसार एक तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि समान रहती है। तो IC1 पे दो बिंदु हैं, A पॉइंट है और C पॉइंट है, दोनों पर संतुष्टि समान होगी। वहीं दूसरे IC2 की बात करें उस पर भी दो बिंदु आते हैं, A बिंदु और B बिंदु, इस पर संतुष्टि समान रहनी चाहिए परिभाषा के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में तो होता है कि इसके अनुसार तो B और C बिंदु पर भी संतुष्टि समान रहनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि B ऊपर है और C नीचे वाला तटस्थता वक्र है, तो फिर नीचे के तटस्थता वक्र पर हमें पता है संतुष्टि कम मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जो है निष्कर्ष हमारे गलत निकल जाते हैं, ये भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं। इसीलिए कभी भी तटस्थता वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के नज़दीक तक जा सकते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो इसके साथ ही हमने आज तटस्थता वक्र की प्रॉपर्टीज़ देखी है, 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। इसी टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।